उत्तरकाशी में 45 मीटर ड्रिलिंग पूरी, अगले चरण की खुदाई जारी। आज रात मजदूरों की जिंदगी की सुबह की उम्मीदें बढ़ी। निकाय चुनाव से पहले चली तबादला एक्सप्रेस, 25 आईएएस और पीसीएस अफसरों के तबादले, कई जिलों के मुख्य नगर अधिकारी भी बदले गए। उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश से 30 नवंबर तय की गई डेडलाइन। काम की समीक्षा के साथ गुणवत्ता की भी हो जांच। गौकसी की सूचना पर हिंदू संगठन और ग्रामीणों का हंगामा, पुलिस ने अवशेष को दबाने पर भड़के लोग, गौकसी करने वाले आरोपी फरार। बीड़ी कारोबारी के घर आयकर विभाग का छापा, दस्तावेजों की जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम, बड़े खुलासे की उम्मीद। और उत्तराखंड में ठंड में इजाफा होना शुरू, पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी का अनुमान, पहाड़ से मैदान तक जल्द बढ़ेगी सिहरन। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तरकाशी से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही, किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं 41 मजदूर। टनल साइट पर कई और एम्बुलेंस पहुंची हैं। 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें, 41 मजदूरों को निकालने के लिए करीब पहुंची है अब रेस्क्यू टीम। तो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भी सिलक्यारा पहुंचेंगे। सीएम रेस्क्यू ऑपरेशन का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। श्रमिकों को सुरक्षित निकालने का लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दौरान धामी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तरकाशी से आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। धामी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो किसी भी वक्त निकाले जा सकते हैं 41 मजदूर। 11 दिन से 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। तो निश्चित रूप से अब वो पल सामने आने वाला है जब 41 जिंदगियां जिनकी अब सुबह हो सकती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 41 जिंदगियां बचाने के लिए 42 मीटर तक एक पाइप डाला गया है और ड्रिलिंग का काम 67% लगभग पूरा हो चुका है। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को अब पका हुआ भोजन मिलने लगा है। इसके साथ ही वीडियो कम्युनिकेशन होने से फंसे हुए लोगों का मनोबल भी बढ़ा है। 41 लोगों के सेफ रेस्क्यू को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को तैनात किया गया है। सभी को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। रेस्क्यू अभियान पर सलाह देने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट साइट पर मौजूद हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की ओर से वायर कनेक्टिविटी के साथ मॉडिफाई कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि मजदूरों से स्पष्ट बातचीत हो सके। सुबह अंदर मौजूद लोगों ने बताया कि वह सुरक्षित हैं। रेस्क्यू टीम को इमरजेंसी सेफ पैसेज देने के लिए 67 मीटर लंबी पाइप के जरिए निकालने का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री ऑफिस के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे ने बताया है कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम 6 मीटर और आगे बढ़ने में सक्षम हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 2 घंटों में जब हम अगले चरण के लिए तैयारी करेंगे, हम बचे हुए काम को पूरा करने में सक्षम होंगे। को ये बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करें। सिलक्यारा टनल हादसे को आज 11 दिन पूरे हो गए हैं और 11वें दिन कहीं ना कहीं पूरे देशवासी इस उम्मीद में हैं कि जो 41 जिंदगियां फंसी हुई है इस टनल में, जो कि आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कि इस समय पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब अंतिम चरण में है। ऐसा बताया जा रहा है कि 57 से 60 मीटर की दूरी जो कुल है उसमें से हमने
45 से 47 मीटर की जो दूरी है उसको पार कर लिया है और अब से करीब करीब 3 से 4 पाइप और हम दूर हैं जहां से कि इन मज़दूरों को बाहर निकाला जा सकता है। अब आप ये देखिए कि कितनी उम्मीदें बढ़ गई है और ये उम्मीद सिर्फ देशवासियों की नहीं है, सरकार और यहाँ पे से जुड़ी हुई जो तमाम संस्थाएं हैं वो भी इस चीज़ को समझ चुकी है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो संभवतः पूरा हो सकता है। इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो तमाम एम्बुलेंसेस हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। करीब करीब 41 ये एम्बुलेंसें बताई जा रही हैं जिसमें कि जैसे ही ये मज़दूर निकलेंगे उन मज़दूरों को इन एम्बुलेंसों में डाला जाएगा। कुछ एक जो एम्बुलेंस हैं वो ICU लेवल की हैं और तमाम सुविधाएँ इसमें हैं। इसमें देखा जाएगा कि किन किन मज़दूरों की क्या कुछ परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों के अनुसार मज़दूरों को इन एम्बुलेंसों में डाला जाएगा। उससे पहले की यह तैयारी है तो कहीं ना कहीं आने वाले जो कुछ घंटे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लगातार जो टनल में फंसे मज़दूर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। पूरे देश और दुनिया से इन मज़दूरों की सलामती के लिए दुआएँ मांगी जा रही है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है और सभी चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारें पूरी ताकत के साथ 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 24 से 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही हमें एक खुशखबरी मिलेगी और उस खुशखबरी से पहले जो तमाम मजदूर आएंगे जो कि पिछले 11 दिनों से टनल में फंसे हुए हैं उनकी स्थिति के अनुसार पूरी तैयारी यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। तो निश्चित रूप से इन मजदूरों के लिए अब अच्छी खबर सामने आई है। ये जल्द ही ये मजदूर टनल से बाहर आने की तैयारी चल रही है। कुछ ही घंटे बचे हैं जिसके बाद निश्चित रूप से कामयाबी की आस लगाई जा रही है। कामयाबी से कुछ ही घंटे दूर हैं हम जब ये 41 मजदूर खुली हवा में सांस लेंगे। और हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, अगर बात की जाए निश्चित रूप से अब खुशी का मैसेज लगातार मिल रहा है। मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर अभी पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है अब तक? बिल्कुल मनोज, देखिए मुख्यमंत्री जो है वो कुछ देर बाद पहुंचेंगे, ऐसी सूचना यहाँ पर जो है अभी आई है कि कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री यहीं का निरीक्षण करेंगे यानी कि टनल तक पहुंचेंगे। लेकिन अब तक की अपडेट की बात करें तो मनोज काफ़ी प्रोग्रेस जो है वो टनल में एक्टिविटी जो है वो चल रही है। और एक्टिविटी की बात करें तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि करीबन 2 घंटे पहले कि 45 मीटर से ज़्यादा लगभग का पाइप जो है वो टनल में डाल दिया गया है। और अब जो सूत्र बता रहे हैं वो लगभग 50 से ज़्यादा यानी कि 50 और 54 के लगभग जो है पाइप की ड्रिल कर ली गई है, वो अंदर जा चुका है। तो अभी ये कह सकते हैं कि अभी कोई टकराव वो जो ड्रिल की जा रही है या पाइप में कोई रुकावट इस तरीके की नहीं देखने को मिली है। संभवतः अभी कुछ देर बाद जो है एक बड़ी सफलता जो है वो सामने आ सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी कुछ देर बाद जैसे ही ये ऑपरेशन पूरा होता है, जैसे भी तस्वीरें वहाँ से टनल से निकल के आती हैं, खुशखबरी मिलती है, तुरंत बाद जो है यहाँ के जो अधिकारी हैं जो पूरी ब्रीफ कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, वो अभी इस पूरे मामले की चर्चा करेंगे और प्रेस वार्ता में ये साफ हो जाएगा तो कुछ ही देर बाद कि टनल में से जो श्रमिक है उसमें कितना समय लगेगा और कुछ ही घंटे जो है चंद बाकी देखने को मिल रहे हैं। जो इस समय की स्थिति मनोज हम लोग देख रहे हैं टनल के बाहर से, हालांकि विजिबिलिटी बहुत कम है, वरना हम आप चाहते कि आपको वो तस्वीरें दिखाएं, लेकिन फिर भी एक प्रयास करते हैं कि शायद कुछ एक्टिविटी जो है टनल की मिल जाए या जो बिल्कुल जो है आसपास के इलाके की दिखाने की कोशिश करें। मूवमेंट जरूर दिख रहा है कि जो NDRF के हम देख रहे थे जवान बड़ी देर से बड़ी संख्या में थे वहां पर, तो अब वो कुछ उसमें से आधी यूनिट जो है वो लगभग टनल के अंदर है और कुछ ही लोग जो है NDRF के इस समय बाहर दिख रहे हैं। तो और कुछ स्ट्रेचर जो है वो अंदर टनल पे गए हैं और यही जो है संभवतः जताया जा रहा है कि लगभग बहुत
नज़दीकी रुझान पर यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत नज़दीकी का मामला जो है वो रह चुका है। अब ये सिर्फ ये है कि जब अंदर से जानकारी बाहर पुख्ता होगी तभी हम इस पूरी कहानी पर या पूरे जो ये युद्ध स्तर पर जो इस समय राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है उसको स्पष्ट तौर पे अपने दर्शकों को पुख्ता खबर के साथ बता पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एक्टिविटी है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, तो जिस तरीके से इनपुट आ रहा है, जिस तरीके से जानकारी आ रही है, वो यही है कि सफलता अब कुछ ही घंटों की रह चुकी है। अब सफलता में कितना समय लगेगा ये बहरहाल कहना मुश्किल होगा। थोड़ी देर बाद ब्रीफिंग होगी और ब्रीफिंग में ये साफ तस्वीरें हो जाएंगी कि कितना समय टनल में लगा है, कितने श्रमिक ज़्यादा गंभीर रूप से जो है उनकी स्वास्थ्य खराब है या जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है कहीं ना कहीं अब रन डाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही देर बाद जो है, कुछ ही घंटों बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। हर चीज़ें जो है निश्चित रूप से राजेश जी, अगर बात की जाए तमाम तैयारियां की गई हैं। आपने जैसा कि बताया कि एम्बुलेंस को वहां पर लाके खड़ा किया गया, लगभग 41-42 एम्बुलेंस वहां पर खड़ी की गई हैं। अगर एहतियातन अगर बात की जाए डॉक्टरों की टीम की, तो क्या डॉक्टरों की टीम भी वहां एहतियातन मौजूद है कि अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो डॉक्टर उपलब्ध रहें? बिल्कुल, ये स्वाभाविक सी बात है। देखिए, डॉक्टर की जो टीम है वो लगातार जब ये घटना हुई थी मनोज 12 तारीख की, उसके बाद से ही डॉक्टर्स की जो टीम है या रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है वो लगातार इस क्रम में बंधी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वो ये सब जो है आपातकालीन जो स्थिति में जो भी प्रयास हो सकता है राज्य सरकार के द्वारा वो उस समय उपलब्ध कराया गया था। लेकिन क्या था कि मनोज की जो एक सॉलिड प्रोग्राम था, जो सॉलिड जो टेक्निकल पॉइंट से जिस तरीके से उन श्रमिकों को निकाला जा सकता था उसको लेकर के एक प्लानिंग जो है वो सॉलिड नहीं थी। यही देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं 8 और 9 दिन बीतने के बाद तो देखिए अब देश और विदेश के जब साइंटिस्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, भूविज्ञानिक यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली जा रही है। चाहे कोई आया भी ना हो या पिछले जो रिकॉर्ड रहे हैं टनल में फंसने से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर के उनको सर्च किया गया है। बहुत टेक्निकल चीज़ों से रूबरू होने के बाद जो है वो डिसीजन लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि जो प्रोसीजर था यानी कि 4 और 5 तरफ से जो टनल में एंट्रेंस करने का बनाया जा रहा था उसमें और शायद हो सकता था कि मनोज समय लग सकता था, कि यानी कि अभी और हफ्ता भी लग सकता था, 15 दिन और मतलब राउंड अबाउट हफ्ता लग सकता था और उसको पार करने में। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ शुरुआती दौर पे हमने देखा है कि जहाँ से टनल्स का एंट्रेंस था 250 मीटर की दूरी पे जहाँ टनल धंस गई थी, उसके बाद से प्रयास किया गया शुरुआती दौर पे भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो मशीनरी थी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से लेट लतीफ़ हुई और फिर मशीनें जो है वो बाहर से भी मंगाई गई, तमाम एक्सपर्ट की राय ली गई। लेकिन कोई भी रिस्क जो है वो सरकार ने नहीं लिया। सरकार ने ये सोचा है कि जितने भी एक्सपर्ट की जो राय बन रही है, चाहे दाएं से टनल को खोदना पड़े या बाएं से खोदना पड़े या ऊपर से या पिछले छोर से, तो हर तरीके की एक्टिविटी जो है वो उसका प्लान बनाया गया और वो प्लान पे काम भी 2-3 दिन से लगातार चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जब कल जो एक ऑक्सीजन पाइप टनल के अंदर जाता है मनोज, और उस टनल के अंदर 6 इंच का पाइप जाने से एक बड़ी राहत और बड़ी सुखमय तस्वीरें जिसको कहा जा सकता है कि जो हम अपने दर्शकों को लगातार टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बयां कर रही थी कि वाकई ही अंदर सब कुछ माहौल ठीक है। सिर्फ एक जैसे कहते हैं कि एक उड़ते हुए जो पिंजरे में पंछी होता है उसको एक खिड़की और एक बाहर निकलने के लिए एक जरिया मिलना चाहिए। निश्चित रूप से राजेश जो है वो बनाया जा रहा है और वो निश्चित रूप से राजेश जी जिस तरीके की कल सुखद तस्वीरें आई, निश्चित रूप से उससे संबल मिला है उन लोगों के परिजनों को भी और देशवासियों को भी जो लगातार इन फंसे हुए लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं। राजेश जी, आप नजर बनाए रखिए। आपका फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से सरकार भी हर वो प्रयास कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है। देश विदेश से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, उनकी राय ली जा रही है ताकि इन 41 जिंदगियों को बचाया जा सके। अगली खबर देहरादून से, जहां राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट कर सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दिया है। सीएम धामी ने राज्यपाल को बताया है कि श्रमिकों को निकालने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों सहित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। टनल में श्रमिकों तक भोजन के साथ ही अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी रोज उनकी
चिंता कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जिस प्रकार से वीडियो सामने आया है वो हमें प्रोत्साहित करने वाला है। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के प्रयासों की भी इस दौरान सराहना की है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मुहिम छेड़ दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा पूरा काम नहीं होने पर जिम्मेदार अफसरों व इंजीनियरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई तक करने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सड़कों की स्थिति का जायजा लेने कभी भी औचक निरीक्षण पर निकल सकते हैं। जिलों के भ्रमण के दौरान वे सड़कें गड्ढा मुक्त होने से लेकर उनकी गुणवत्ता भी चेक करेंगे। देखिए रिपोर्ट। सख्त कार्रवाई की जा सकती है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से अधिकारियों को और इंजीनियर्स को निर्देशित किया है, निश्चित रूप से क्योंकि प्रदेश के अंदर 2 बहुत बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो पहला कार्यक्रम है वो वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट पर होने जा रही है, जिसमें वर्ल्ड के डेलीगेट्स उसमें आ रहे हैं। और दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। 8-9 दिसंबर को ये कार्यक्रम रहेगा। तो इन्हीं 2 कार्यक्रमों की वजह से भी और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों को टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के हमेशा निर्देशित करते रहते हैं। और इस बार उनको गड्ढा मुक्त सड़कें देने के लिए साफ तौर से निर्देशित किया है, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम प्रदेश के अंदर होने वाले हैं। तो जो भी निर्माणाधीन सड़कें हैं, जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई जाए, यातायात का ध्यान रखा जाए और प्रॉपर तरीके से जो है जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आपको बता लोक निर्माण विभाग और अन्य सर्कल अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को भी कहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी व आंतरिक सड़क मार्गों का काम भी युद्ध स्तर पर करने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में रात में सड़कें बनाने का काम तेजी से करें। इनकी गुणवत्ता में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को सचिव लोक निर्माण विभाग को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। सारी बात करी, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे 688 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शहर जो है गड्ढों का शहर बना दिया, शहर जो है तालाब बना दिया। बरसात में पूरा शहर में जगह जगह बस्तियों में पानी घुसा। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी स्वयं आईएसबीटी पर जाकर के उन्होंने निर्देश दिए थे, आज तक आईएसबीटी की सड़क ठीक नहीं हुई। उसके अलावा उन्होंने देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के साथ साथ ये पूरी जो तार झूल रहे हैं इनको अंडरग्राउंड करने के निर्देश दिए थे, उस पर काम नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं अखबारों में, मीडिया में, वो सुर्खियों में छपता है, चमकता है, दिखता है, लेकिन धरातल पर उस पर काम नहीं हो रहा है। ने जो बैठक ली और जिस प्रकार से अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश गड्ढा मुक्त होना चाहिए, वो इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य के अंदर कोई काम नहीं कर रहा। अगर गड्ढा मुक्त करने के लिए अगर मुख्यमंत्री को कहना पड़े और जो विभाग जो जिनकी जवाबदारी है गड्ढा मुक्त करने की, लोक निर्माण विभाग हो गया, इरिगेशन हो गया, अन्य जो विभाग हो गए जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं, उन विभागों का मैं समझता हूँ वहां पे काम हो ही नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी ने पुष्टि कर दी है। आज आप राजधानी का हालत देखिए, जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे?
क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे जिन्होंने गड्ढे खोदे हैं और कई महीने गुजर जाने के बाद भी उन गड्ढों को भरा नहीं गया है? कई लोग उसमें चोटिल हो चुके हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। राजधानी का ये हाल है, पूरे राज्य के अंदर का क्या हाल होगा ये मुख्यमंत्री जानते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की मुहिम छेड़ दी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम देकर अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री की ये सख्ताई धरातल पर कितना सकारात्मक बदलाव ला पाती है। डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखंड। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। देहरादून से अगली अहम खबर है, जहां नगर आयुक्त मनोज गोयल ने नगर निगम के सफाई कार्यों के निरीक्षण के लिए नामित नगर निगम के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक ली है। बैठक में नगर आयुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को अपने अपने वार्डों में तैनात सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को विशेष सफाई अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया है। उनको सफाई व्यवस्था के लिए विभिन्न वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नोडल नामित किया गया है और उनको निर्देश है कि वो प्रतिदिन अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का पूरा मौका मुआयना करेंगे और इसमें जो भी इश्यूज हैं सफाई से संबंधित, चाहे वो डस्टबिन्स के पास क्लियरेंस वेस्ट का ना होने के, या कहीं पे जीवीपी पॉइंट्स बन रहे हैं उनके संदर्भ में, या कहीं पे ड्रेन्स वगैरह के सिविल वर्क्स का इशू है, तो इन सभी इश्यूज को अपने स्तर से रेक्टिफाई करवाएंगे। जहां पे हायर इंटरवेंशन की जरूरत है या कुछ बड़े कार्य की जरूरत है, उसको जो हम लोग उसकी रिव्यू मीटिंग्स लेते हैं उसमें संज्ञान में लेके आएंगे ताकि सफाई व्यवस्था को इम्प्रूव किया जा सके। और यदि कहीं पे कोई लैकुनाज है किसी के भी स्तर से तो उसको भी रेक्टिफाई करवाएंगे और अगर कोई कार्रवाई की आवश्यकता है तो उसको भी उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेके आएंगे। सितारगंज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को सचल न्यायालय का रथ सितारगंज पहुंचा, जहां यहां न्यायिक मजिस्ट्रेट रुचिका नरूला ने हरी झंडी दिखाकर सचल न्यायालय प्रचार वाहन को रवाना किया। प्रचार वाहन उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देश पर एडीआर सेंटर रुद्रपुर की ओर से संचालित किया जा रहा है, जिसमें किच्छा, रुद्रपुर आदि शहरों में घूमने के बाद सितारगंज पहुंचा है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में हुई एलएलबी के छात्र पार्थ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। जानकारी देते हुए एसपी सिटी हरवंश सिंह ने बताया कि बीते 1 नवंबर को पार्थ का शव उसकी ही कार से बरामद हुआ था। जांच के बाद पता चला कि पार्थ की गला दबाकर हत्या की गई है, जिसके बाद टीम बनाकर मामले के खुलासे के निर्देश दिए गए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल के आधार पर पता चला कि पार्थ के साथी कमल रावत ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हत्या की मुख्य वजह स्मैक पीकर आपस में झगड़ा करना और गाली गलौज बताया जा रहा है। एसपी सिटी हरवंश सिंह के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पकड़ा गया आरोपी हल्द्वानी का ही रहने वाला है। अब पुलिस आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी है। ये पार्थ सिंह सामंत की हत्या की गई थी और इसकी डेड बॉडी वृंदावन विहार की पार्किंग में गाड़ी में मिली थी, जहाँ से इसका पंचायत, फिर उसके बाद उसके परिजन उसको एसटीएच लेके गए थे। एसटीएच में वहाँ पर उसका पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम में की रिपोर्ट के आधार पर ये पता लगा कि इसकी गला दबाने से इसकी हत्या की गई है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर जब ये आइडेंटिफाई हुआ कि जब इस गाड़ी में 3 लोग थे, एक जो मृतक पार्थ सिंह सामंत था, जो अभियुक्त है जिसने मर्डर किया है कमल सिंह रावत था उर्फ बधुआ, और मयंक कन्याल था। तो जब वहाँ गाड़ी आके 3:11 पर रुकी तो उसके बाद कमल रावत वहाँ, जो मयंक कन्याल है वो वहाँ से चला गया। पूरे घटनाक्रम में जब बधुआ को कल बाघड़ा पुल से गिरफ्तार किया गया तो इससे पूछताछ की गई। इसने खबर उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।